कल्पना कीजिए आपकी बहन, बेटी या कोई करीबी महिला शाम को घर लौट रही है। वो बस में है, रोड पर है या ऑनलाइन किसी से चैट कर रही है और अचानक कुछ गलत हो जाता है। एक अनजान इंसान का पीछा करना, या घर में झगड़ा हो जो हिंसा में बदल जाता है, या सोशल मीडिया पर कोई ट्रोल जो उसकी जिंदगी तबाह करने की धमकी देता है। क्या ये सिर्फ एक डरावनी कल्पना है या भारत में करोड़ों महिलाओं की रोज की हकीकत? सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। भारत में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 51 से ज्यादा अपराध दर्ज होते हैं। जी हां, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे साल में 4.5 लाख केस दर्ज हुए, जो प्रति लाख महिलाओं में 66 रेट बनता है, यानी 1 लाख में से 66 महिलाएं। और ये सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है जिनकी कंप्लेन थाने में दर्ज हुई। एक्सपर्ट का अनुमान है कि असली संख्या 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकती है, यानी लगभग 20 से 40 लाख, क्योंकि कई महिलाएं डर, शर्म या सिस्टम पर भरोसे की कमी से रिपोर्ट ही नहीं करती। 2023 में यह संख्या 4% और बढ़ी है और 2024 तक ये ट्रेंड दिखाता है कि अपराध 12 से 15% सालाना बढ़ रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या महिलाएं आज भी सुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे घर हो, सड़क हो या ऑनलाइन दुनिया? नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 की रिपोर्ट से पता चलता है कि शहरी इलाकों में 40% महिलाएं खुद को नॉट सो सेफ या पूरी तरह अनसेफ फील करती है। एक सर्वे में 12,770 महिलाओं से बात की गई और औसत सेफ्टी स्कोर सिर्फ 65% आया। खासकर 18 से 24 साल की युवा महिलाएं सबसे ज्यादा रिस्क पर है। 7% ने 2024 में हरेसमेंट रिपोर्ट किया, लेकिन यह संख्या 100 गुना ज्यादा हो सकती है क्योंकि रिपोर्टिंग बहुत कम है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है, ये लाखों जिंदगियों की कहानी है जहां डर एक साए की तरह हर पल साथ चलता है। आज का वीडियो इसी सवाल पर है, क्या सच में भारत महिलाओं के लिए सुरक्षित है? दोस्तों, समस्या की जड़ समझने के लिए पहले ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट से, जो भारत सरकार का ऑफिशियल क्राइम डाटा कलेक्ट करने वाला बॉडी है। एनसीआरबी क्या है? ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो हर साल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें पुलिस स्टेशनों से आई डाटा को एनालाइज किया जाता है। 2022 की रिपोर्ट सबसे डिटेल्ड है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों का रेट 2022 में 1 लाख महिला में से 66 महिलाएं इस चीज से सफर करती हैं, जो 2018 के कंपेयर में ज्यादा है। कुल मामले 4.5 लाख है, मतलब हर दिन 1200 से ज्यादा केस होते हैं। 2023 में ये 4% और बढ़ा और 2024 तक रिसर्च दिखाती है कि अपराध 15% तक सालाना बढ़ रहे हैं। और ये केस क्यों बढ़ रहे हैं? एक वजह है अवेयरनेस, अब महिलाएं ज्यादा रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन दूसरी वजह सोसाइटी में बढ़ती इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और जेंडर बायस। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों लगातार बढ़ रहे हैं? सबसे पहले एक पॉजिटिव वजह समझते हैं, अवेयरनेस और रिपोर्टिंग। पहले महिलाएं शर्म, डर या सामाजिक दबाव की वजह से केस दर्ज नहीं कराती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मीडिया, सोशल मीडिया, हेल्पलाइन और महिलाएं आयोग जैसी संस्थाओं की वजह से महिलाएं ज्यादा जागरूक हुई है। इसी का नतीजा है कि अब अपराध ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध का रेट था 1 लाख में से 58 महिलाएं इस चीज का शिकार थी, जो 2022 में बढ़कर 66 हो गया, यानी करीब 13% की बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब है कि अब वो अपराध जो पहले दबा दिए जाते थे आज रिकॉर्ड में आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ रिपोर्टिंग बढ़ना ही वजह नहीं, असली समस्या सोसाइटी की गहराई में है, जिसमें पहला है बढ़ती इनइक्वालिटी। ऑक्सफैम की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के सिर्फ 5% सबसे अमीर लोग देश की 60% संपत्ति के मालिक हैं। जब अमीर और गरीब के बीच इतनी खाई होती है तो समाज में असंतुलन और हिंसा भी बढ़ती है। जेंडर इनइक्वालिटी भी एक बड़ी समस्या है। यूएनडीपी के जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 121वीं है। 191 देशों में से, यानी शिक्षा, नौकरी और डिसीजन मेकिंग में महिलाओं को बराबरी का मौका अब भी नहीं मिल रहा और इसी असमानता से हिंसा और शोषण का खतरा बढ़ता है। और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि 2023 और 24 में भारत की औसत बेरोजगारी दर करीब 7 से 8% रही है। खासकर युवाओं में ये रेट और ज्यादा है। बेरोजगारी से फ्रस्ट्रेशन और तनाव बढ़ता है और कई बार यही फ्रस्ट्रेशन महिलाओं के खिलाफ अपराध में बदल जाता है। कोविड-19 के बाद ये ट्रेंड और भी तेज हुआ है।
NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को 2020 और 21 में डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें लगभग 2 गुनी मिली। और तीसरा है जेंडर बायस और पेट्रियार्ची। हमारे समाज में आज भी ये सोच गहरी बैठी है कि लड़का सुपीरियर है और लड़की को कंट्रोल में रहना चाहिए। यही सोच घरेलू हिंसा, वर्क प्लेस हरेसमेंट और ईवा टेस्टिंग जैसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। एनसीआरबी 2022 के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ दर्ज कुल 4.5 लाख मामलों में से सबसे ज्यादा केस क्रूअल्टी बाई हस्बैंड एंड रिलेटिव्स के थे, करीब 31% लगभग, यानी परिवार के भीतर ही महिलाएं सबसे ज्यादा हिंसा झेल रही। और चौथा है साइबर क्राइम और ऑनलाइन हरेसमेंट। अपराध अब सिर्फ सड़क या घर तक सीमित नहीं है। एनसीआरबी 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ 10,730 साइबर क्राइम केस दर्ज हुए। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर महिलाओं की सेफ्टी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और 5 पर है लो कन्विक्शन रेट यानी कम सजा दर। एक और बड़ी समस्या यह है कि अपराधी अक्सर बच जाते हैं। एनसीआरबी 2022 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के कन्विक्शन रेट सिर्फ 27% है, यानी 100 में से 73 आरोपी बिना सजा के छूट जाते हैं। जब अपराधियों को डर नहीं होता तो अपराध बढ़ते जाते हैं। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। 2022 में 65,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। उसके बाद है महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश। लेकिन अगर रेट की बात करें यानी 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाएं इस चीज का शिकार होती है, तो दिल्ली सबसे ऊपर है, जिसमें 1 लाख महिलाओं में से 144, जो नेशनल एवरेज से 2 गुना है। उस पर दूसरा है हरियाणा, जिसमें 118 महिला, और तीसरा है तेलंगाना, जिसमें 117 है, और चौथा है राजस्थान, जिसमें 115 है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, किस तरह के अपराध सबसे ज्यादा होते हैं? सबसे बड़ा हिस्सा है घरेलू हिंसा का, यानी कि 31% मामले क्रूअल्टी बाय हस्बैंड या रिलेटिव्स के हैं, मतलब पति या ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता। उसके बाद है एसॉल्ट ऑन मॉडेस्टी, यानी महिलाओं की इज्जत पर हमला, किडनैपिंग, रेप, स्टॉकिंग, एसिड अटैक और अब बढ़ते साइबर क्राइम्स। रेप के मामले में भारत में हर 20 मिनट में एक रेप होता है। 2021 में 31,677 हुए, लेकिन वही 2022 में और बढ़े। दलित और आदिवासी महिलाओं पर अपराध और ज्यादा होते हैं। SC/ST एक्ट के तहत रेप और एसॉल्ट के मामले हाई है। ऑनलाइन हरेसमेंट भी शामिल है इसमें। 2022 में 14,409 साइबर क्राइम्स महिलाओं के खिलाफ हैं। ये डाटा बताता है कि समस्याएं मल्टी लेयर्ड है। घर से लेकर सड़क और डिजिटल स्पेस तक कहीं पर भी महिलाएं सेफ नहीं। एनसीआरबी डेटा सिर्फ दर्ज मामले दिखाता है, यानी कि जो केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। एक स्टडी कहती है कि रेप के 99% मामले रिपोर्ट नहीं होते। तो असली पिक्चर और डरावनी है। क्या हम इन आंकड़ों को इग्नोर करके जी सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की हेल्थ का इंडिकेटर है। घरेलू हिंसा ये सिर्फ मारपीट तक सीमित नहीं है, इसमें दहेज की मांग और उसके लिए परेशान करना, शारीरिक हिंसा यानी कि मारना, पीटना, जलाना या धमकाना, बार बार गालियां देना, अपमान करना, ताने मारना या पैसों के लिए रोक लेना, काम ना करने देना, घर से निकाल देना या जबरदस्ती संबंध बनाना या दबाव डालना, ये सब घरेलू हिंसा में आते हैं, जो एक फीमेल्स को झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, आप सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हैं। इतने कानून और पुलिस होने के बावजूद अपराध क्यों नहीं रुकते? इसकी वजह कई है, लेकिन मुख्य है इम्प्लीमेंटेशन की कमी। पहले समझिए पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराने में महिलाओं को क्या क्या परेशानी आती है। कई बार पुलिस विक्टिम को ही ब्लेम करती है। तुम रात में बाहर क्यों थी? तुम्हारे कपड़े कैसे थे? या ये घरेलू मामला है, सुलझा लो। एक रिसर्च दिखाती है कि महिलाएं पुलिस स्टेशन जाने से डरती हैं क्योंकि वहां जजमेंटल एटीट्यूड और सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन यानी कि दोबारा पीड़ा मिलती है। एनसीआरबी 2022 के चार्जशीट रेट 75% था, लेकिन यह सिर्फ पेपर वर्क है। असली जांच में देरी होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर अपराधी को सत्ताधारी पार्टी का विधायक हो तो पीड़िता को न्याय कैसे मिलेगा? 2017 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने की बजाय उल्टा लड़की के ही परिवार पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जब लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की, तब जाकर मामला मीडिया में आया। पर सिस्टम की बेरहमी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में बंद उसके पिता की पुलिस कस्टडी में रहस्यमयी मौत हो गई और बाद में 2019 में जब पीड़िता दिल्ली जा रही थी
तो उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें उसके 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई। सोचिए 4 साल एक नाबालिग लड़की न्याय के लिए लड़ती रही, लेकिन पुलिस, नेता और प्रशासन सब उसके खिलाफ खड़े हो गए। आखिरकार सीबीआई जांच में सेंगर को दोषी ठहराया गया, लेकिन पूरे केस ने यह साफ दिखा दिया कि जब ताकतवर लोग आरोपी हो तो पुलिस केस दर्ज करने से लेकर गवाहों की सुरक्षा तक हर जगह सिस्टम फेल हो जाता है। और आज भी पीड़िता और उसका परिवार डर के साए में जी रहे हैं। और ऐसे लाखों केसेस है इन पॉलिटिशियंस पर और आम लोगों पर, जो दबा दिए जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो उनको दबाव में रखते हैं। लेकिन क्या न्याय समय पर मिलता है? बिल्कुल नहीं। रेप केसों में कन्विक्शन रेट 2018 से 2022 तक सिर्फ 27 से 28% रहा। लाखों केस कोर्ट में सालों से पेंडिंग है। जैसे कर्नाटका में पोस्को चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस के 4019 मामले, लेकिन कन्विक्शन रेट बहुत गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जांच में देरी है, गवाहों का डर, सबूतों की कमी और जुडिशियरी में जेंडर बायस। एक एक्सपर्ट स्टडी कहती है कि पुलिस में महिलाओं की भागीदारी कम है, लगभग 10 से 12%, और इसके होने से सेंसिटिविटी की कमी है। अगर अपराधी को सजा नहीं मिलती तो डिटरेंस यानी कि डर खत्म हो जाता है और अपराध बढ़ते हैं। हमें फास्ट ट्रैक और बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सिस्टम महिलाओं को न्याय देने में फेल हो रहा है। क्या हम इसे बदल सकते हैं? अगर हम समाज की बात करें तो पीड़िता को ही दोष देना क्यों अब तक मौजूद है? ये एक गहरा कल्चरल इश्यूज है, जहां समाज सबसे पहले उंगली विक्टिम पर उठाता है। वो रात में बाहर क्यों थी? उसके कपड़े छोटे थे, वो खुद ही प्रोवोक कर रही होगी। इंडिया में ये बहुत कॉमन है, राजनीतिज्ञों से लेकर आम लोगों तक। एक 2025 की स्टडी घरेलू हिंसा विक्टिम्स पर दिखाती है कि सोसाइटी और लीगल प्रोसीजर से ब्लेमिंग से महिलाओं को साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कई पॉलिटिशियंस रेप केसों में बायोज मेक मिस्टेक कहते हैं या वेस्टर्न कल्चर को ब्लेम करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राम शेख पेकरा, जिसने 2014 में कहा था कि रेप की घटनाएं जानबूझकर नहीं होती बल्कि एक्सीडेंटली होती है। तो कई नेताओं और पॉलिटिशियंस के बयानों में एक पैटर्न दिखता है। वे अपराधियों पर सख्त सवाल करने की बजाय या तो घटना को हल्का करके पेश करते हैं या फिर उसकी असली वजह से ध्यान हटाकर बॉयज विल बी बॉयज यानी लड़के तो गलती कर देते हैं जैसी बातें कहते हैं, या पश्चिमी संस्कृति यानी कि वेस्टर्न कल्चर को दोषी ठहराते हैं। बॉयज विल बी बॉयज यानी कई बार नेता कहते हैं कि लड़के हैं, गलती तो हो जाती है। ये बयान सीधे सीधे अपराध को मिस्टेक यानी छोटी गलती बताकर उसकी गंभीरता को कम करता है। असलियत यह है कि रेप कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया हिंसक अपराध है। जब नेता ऐसे बयान देते हैं तो ये पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय अपराधी के लिए सामाजिक सहानुभूति बनाने का काम करता है। और कुछ पॉलिटिशियंस कहते हैं कि रेप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग वेस्टर्न कल्चर की नकल कर रहे हैं। लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, रात को बाहर जाती है। ये बयान असल अपराधी से ध्यान हटाकर महिलाओं के पहनाव और लाइफ स्टाइल को जिम्मेदार ठहराता है। ठीक है, वो गलत है, लेकिन ऐसा नहीं बयान देना चाहिए जो अपराधी को बढ़ावा दे। हकीकत यह है कि भारत में गांव, कस्बों और परंपरागत समाज में भी रेप होते हैं, जहां ना तो वेस्टर्न कपड़े हैं और ना ही पब कल्चर। यानी ये पूरी तरह से एक डिफ्लेक्शन यानी ध्यान भटकाने की चाल है। ये बयान इसलिए दिए जाते हैं ताकि समाज में असली सवाल ना उठे, जैसे पुलिस की लापरवाही, न्याय में देरी, राजनीतिक संरक्षण, ताकि दोषियों पर से ध्यान हटाकर पीड़िता पर आ जाए और ताकि सरकार या सिस्टम की जवाबदेही कमजोर हो जाए। अगर हम बात करें सरकार के कानूनों की, तो सरकार ने कई कानून बनाए, जिसमें पहला है आईपीसी सेक्शन 375। ये धारा रेप यानी बलात्कार को परिभाषित करती है, यानी बिना सहमति के किसी के साथ यौन संबंध बनाना। इसमें सहमति की कमी, बल, धमकी, बेहोशी, नाबालिग होना आदि शामिल है। इससे यह तय होता है कि कौन अपराधी है और उस पर क्या सजा लग सकती है। इसी तरह से आईपीसी सेक्शन 498, इसी तरह से दूसरा है आईपीसी सेक्शन 498A। ये धारा शादी के बाद पत्नी पर होने वाले अत्याचार, दहेज या पति या ससुराल द्वारा प्रताड़ना को अपराध मानती है, जैसे मारपीट, शारीरिक या मानसिक यातना, दहेज के लिए दबाव। ये महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनी हथियार देती है ताकि वे शिकायत दर्ज कर सके। और इसी तरह से है तीसरा पॉश एक्ट 2013,
सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी हर बड़ी कंपनी, ऑफिस, संस्था को अंदर ही एक कमेटी बनानी होती है जो ऑफिस में होने वाले सेक्सुअल हरेसमेंट की शिकायतों की जांच करे। शिकायत का तुरंत निपटारा और सख्त कार्रवाई जरूरी है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कामकाज की जगह पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना। अगर ऑफिस में शिकायत होती है तो उसे लोकल मैनेजमेंट के पास रखा नहीं जा सकता बिना जांच के। और चौथा है निर्भया एक्ट। 2012 और 13 की दिल दहला देने वाली निर्भया कांड के बाद संसद ने कानून को और मजबूत किया। रेप के दंड सख्त किए गए, कुछ मामलों में डेथ पेनल्टी की व्यवस्था आई, फास्ट ट्रैक कोर्ट और पीड़ितों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। और ये इसलिए किया गया ताकि यौन अपराधों पर सजा तेज और कड़ी से कड़ी हो और सुनवाई जल्दी हो सके। सरकार के द्वारा बनाए गए ऐसे कानून बहुत हैं, लेकिन क्या ये जमीनी लेवल पर काम कर रहे हैं? ज्यादातर कागजों तक सीमित है। सरकार महिलाओं सुरक्षा पर कितना बजट खर्च करती है? निर्भया फंड 2013 में शुरू, 2025 में 200 करोड़ तक बढ़ा। कुल बजट एलोकेट हुआ 7,712 करोड़, लेकिन यूटिलाइज कितना हुआ? केवल 76%। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने शहर में रात को सुरक्षित फील करते हैं? अगर कोई महिलाएं अन्याय फेस करे तो आप आवाज उठाएंगे? क्या कानून सख्त करने से फर्क पड़ेगा या माइंड सेट चेंज जरूरी है? क्या आपने कभी विक्टिम ब्लेमिंग देखा है? क्या ऑनलाइन सेफ्टी के लिए ऐप यूज करते हैं? कमेंट्स में शेयर करें, आपका ओपिनियन बदलाव ला सकता है। दोस्तों, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का आईना है। जब तक महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भारत विकसित नहीं बन सकता। हम कानून बना सकते हैं, एप्स लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन असली चेंजेस तब आएगा जब हम ब्लेमिंग को रोके, आवाज उठाए, एजुकेट करें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन जरूर दें, क्योंकि आपका ओपिनियन बदलाव ला सकता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन हर किसी तक पहुंच सके। थैंक यू।